प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय वृष लगन की कुंडली में तृतीय भाव से प्रारंभ करके 4 ग्रहों की युति अर्थात एक ही भाव में 4 ग्रहों के बैठे होने से फलों की प्राप्ति। यहाँ हम वही ग्रह लेते हैं जो हमने पिछले भाव में लिए हैं। सूर्य, बृहस्पति, केतु, शनि। तो सम्मुख राहु हो जाएगा। अनुमान से इनके अंश भी हम लिख लेते हैं। सूर्य 0 से 10 अंश में ले लेते हैं 1 अंश। बृहस्पति हम 20 से 30 अंश में ले लेते हैं 29 अंश। हमेशा ग्रहों को बलदायक और कमजोर स्थिति में दोनों ही प्रकार से लेकर के उनके बलों की या उनकी क्रियात्मक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ अनुमान से सूर्य को कमज़ोर लिया है और बृहस्पति को भी कमज़ोर लिया है, क्योंकि वो समाप्त होते अंश हैं और ये प्रारंभ होते अंश हैं। दोनों स्थितियों में अंतर है। भले ये कमज़ोर हैं लेकिन दोनों स्थितियों में अंतर है। केतु अनुमान से यही 20 अंश से आगे ले लेते हैं 21 अंश, और शनि को हम फिर 0 से 10 अंश में ले लेते हैं अर्थात 19 अंश या 9 अंश। तो केतु भी, राहु भी सम्मुख बैठा हुआ 21 अंश में ही हो जाएगा। देखिए यहाँ इनके नक्षत्र कौन कौन हैं। सूर्य कर्क राशि में 1 अंश पर किस नक्षत्र में होगा? कर्क राशि में 1 अंश पर पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, क्योंकि कर्क राशि में 3 अंश 20 कला तक पुनर्वसु नक्षत्र है और 3 अंश 20 कला से आगे 16 अंश 40 कला तक पुष्य नक्षत्र है। तदुपरांत श्लेषा नक्षत्र है। इसलिए यहाँ सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में हो गया और बृहस्पति 29 अंशों में होने के उपरांत श्लेषा नक्षत्र में हो गया। केतु 21 अंश में कर्क राशि में, देखिए वो भी श्लेषा नक्षत्र में होगा, क्योंकि 16 अंश 40 कला तक पुष्य नक्षत्र है, इसलिए यह भी श्लेषा नक्षत्र में हो गया। शनि 9 अंशों में कर्क राशि में, देखिए 3 अंश 20 कला तक पुनर्वसु, तदुपरांत 16 अंश 40 कला तक पुष्य, अतः ये पुष्य नक्षत्र में पड़ेगा। फिर राहु उसके सम्मुख आ जाता है। राहु मकर राशि में है और मकर राशि में 21 अंश पर राहु देखिए किस नक्षत्र में पड़ेगा। मकर राशि में 21 अंश पर राहु श्रवण नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि 10 अंश से लेकर के 23 अंश 20 कला तक श्रवण नक्षत्र है मकर राशि में। इस प्रकार के योग और नक्षत्रों में इन ग्रहों की विद्यमानता है। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है जो कि सूर्य का मित्र है। और कर्क राशि में, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा सूर्य का मित्र है। इसलिए यहाँ सूर्य कमजोर अंशों में होते हुए भी उत्तम फलकारी है। मित्र के नक्षत्र में, मित्र की राशि में
उत्तम फलकारी है। बल मिल गया, इधर से बृहस्पति का बल मिल गया, उधर से उसको चंद्रमा का बल मिल गया, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है जो सूर्य का मित्र है। इसलिए सूर्य इस भाव में उत्तम फलकारी हो गया। अब आगे बृहस्पति 29 अंशों में श्लेषा नक्षत्र में है। श्लेषा नक्षत्र बुध का होता है और बृहस्पति बुध को लाइक नहीं करता, समस्वाभाविक है, दुश्मन नहीं है, मित्र भी नहीं है। तदुपरांत भी वो इस बुध को लाइक नहीं करता, कम लाइक करता है, इसलिए मध्यम मार्गी रहेगा। बृहस्पति यहाँ बुध के नक्षत्र में होकर के कमज़ोर भी है, उत्तम नक्षत्र में नहीं है, इसलिए बृहस्पति यहाँ बहुत उत्तम फल तो देने वाला नहीं है, परंतु क्षतिकारक भी नहीं है। बल नहीं रहा, बृहस्पति वर्धता की स्थिति में घटते अंशों में है। जब ग्रह घटते अंशों में होता है उसका बल क्षीण हो जाता है, जब ग्रह बढ़ते अंशों में होता है उसका बल उस भाव में बढ़ता है। यहाँ सूर्य का बल बढ़ता जाएगा, इसका बल घटता जाएगा। दोनों में इतना भेद है, दोनों ही कमज़ोर हैं, परंतु दोनों के फल वृद्धि में भेद है। केतु श्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, अतः बुध नपुंसक ग्रह के नक्षत्र में, और यहाँ बुध पंचमेश होकर के बैठा हुआ। ये बुध यहाँ पंचमेश है, अतः यहाँ पंचमेश का स्वामी होकर के ये यहाँ श्लेषा नक्षत्र है, सॉरी। और बृहस्पति यहाँ बुध के नक्षत्र में है, पंचमेश के नक्षत्र में है। केतु भी पंचमेश के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, परंतु बुध नपुंसक है। और शनि के साथ भी बैठा है। शनि केतु के साथ बैठ करके हानिकारक स्थिति बनाता है। शनि स्वभाव से यहाँ पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र का स्वामी भी शनि होता है, इसलिए शनि यहाँ अत्यंत क्षतिकारक हो गया। इसमें क्रूरता का बल अधिक हो गया, मारक हो गया। क्यों? क्योंकि सम्मुख से राहु की सप्तम दृष्टि भी शनि पर यहाँ पड़ रही है। ध्यान रहे, किसी की भी कुंडली में यदि शनि राहु की युति एक साथ हो अथवा शनि पर राहु की दृष्टि पड़ती हो, वो कुंडली हमेशा उस व्यक्ति को क्षतिकारक रहेगी। आजीवन वो व्यक्ति परेशान रहेगा, संकटों से जूझेगा, तांत्रिकों से बार बार उसे मदद लेनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वो होगा। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक भी कम होगा, पूजा पाठ भी कम करेगा, तो फिर रास्ता बचा तांत्रिकों के संपर्क में जाना। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ भाग्य भाव में बैठ करके शनि पर प्रभाव डाल रहा है, बहुत प्रेत से प्रभावित तो रहेगा। सत्यानाशी भी होता है राहु यहाँ नवम भाव में, भाग्य भाव में। और शनि यहाँ राहु के प्रभाव में अपने नक्षत्र में बहुत कुटिल हो गया। फिर शत्रु के साथ भी है, शनि यहाँ शत्रु के साथ हो गया, सूर्य के साथ। अच्छा नहीं रहा, दोनों शत्रु एक साथ हैं। शनि यहाँ कर्क राशि में है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो शनि का शत्रु होता है। अतः शनि यहाँ अपने शत्रु की राशि में पूर्णतः हानिकारक होता है। यद्यपि एक श्लोक है, तृतीय षड़ीय एकादशे राहु, तृतीय षड़ीय एकादशे शनि, तृतीय षड़ीय एकादशे भौम, सर्वे कष्ट निवारिका। ये भी ज्योतिष में ही लिखा है, परंतु एकला नहीं है, एकाग्रचित नहीं है शनि यहाँ, राहु के प्रभाव में और अपने मित्र सूर्य के प्रभाव में। इसलिए उस श्लोक का फल इस पर बलिष्ठ या क्रियात्मक नहीं होता। इस प्रकार से ये युति यहाँ मध्यम फलकारी हो गई। बृहस्पति यहाँ उत्तम फल देगा, केतु बृहस्पति के साथ मिलकर के यहाँ उत्तम फल देगा।
परंतु सूर्य और शनि एक साथ आ गए, इसलिए क्षतिकारक हो गया। मध्यम फलकारी और क्षति फलकारी, ऐसा व्यक्ति प्राय झूठा भी होता है। ये शनि यहाँ तीसरे दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, उधर से राहु नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। ऐसी व्यक्ति को दिमाग में फ्रस्ट्रेशन रहती है, तनाव से गुजरता है। मस्तिष्क में ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका निदान ना हो जाए तो चिकित्सा ना हो। पेट का ऑपरेशन हो, इस भाव से पेट का भी आकलन किया जाता है। पेट में ऐसे रोग हो कि डॉक्टर सर्जरी करना चाहे, सर्जरी भी सफल ना हो और रोग निदान आसानी से ना हो, विकृति रहे, व्यक्ति बार बार अस्पतालों के चक्कर लगाए। अनेक प्रकार के रोग हों या मस्तिष्क में ही रोग हों। क्योंकि मस्तिष्क का कार्य सूर्य भी शनि और राहु के प्रभाव में आ गया, इसलिए ये मान लेना चाहिए कि व्यक्ति का मस्तिष्क कभी भी एकाग्रचित नहीं रहेगा और मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होंगे। कितने प्रकार के रोग होंगे ये तो चिकित्सक बताए, क्योंकि रोगों की संख्या बहुत है। फिर भी मेरे मतानुसार ये व्यक्ति निद्रा भंगता, आसानी से नींद ना आए, चिंतित रहे, सोते समय भय लगे, इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहेगा। और ऐसे व्यक्ति का पिता प्राय बचपन में ही या तो भारी रोगी हो जाया करता है या परलोक चला जाया करता है, क्योंकि ये स्थिति यहाँ जिस प्रकार से राहु यहाँ स्थित है इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है जो इसके भाग्य को नष्ट करती है। इसके भाग्य का स्वामी यहाँ स्वयं शनि है, सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, भाग्य को बचाने का प्रयास करता है, परंतु वहाँ राहु है और अपने शत्रु के नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है जो राहु का शत्रु है। ये स्थिति यहाँ बहुत उत्तम फलकारी नहीं है, ये युति यहाँ बहुत उत्तम फलकारी नहीं है। जो फल देगी मध्यम स्थिति का देगी। यहाँ से व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी नहीं होगा, जो भी पराक्रम करेगा अनुचित दिशा में करेगा। धन प्राप्ति के लिए अनुचित साहस प्रयोग करे, अनुचित दिशा में साहस का प्रयोग करेगा। कौन कौन सी दिशाएं हो सकती है ये तो व्यक्ति विशेष सब कुछ जान सकता है कि धन प्राप्ति के लिए अनुचित मार्ग कौन कौन से होते हैं। फिर यही शनि यहाँ जब दशम दृष्टि से देखिए कहाँ देखेगा, द्वादश भाव में देखेगा, अनर्गल खर्चे बढ़ाएगा। व्यक्ति ऐसे कर्मों पर खर्च करेगा जो समाज द्वारा मान्य ना हो। मित्रों को भी घाटा देगा, मित्रों को धोखा देगा। इस प्रकार से मित्रों के साथ मिलकर के अनुचित कर्मों में धन खर्च कराएगा। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव में यहाँ मेष राशि है, शनि के शत्रु की राशि है। अच्छी स्थिति नहीं है। फिर यही बृहस्पति नवम दृष्टि से ये भी वहीं देखेगा, एकादश भाव में देखेगा नवम दृष्टि। ये चाहेगा भाई को प्रोटेक्शन मिले, ये चाहेगा व्यापार से लाभ मिले, व्यक्ति जो भी कर्म करे उससे लाभ मिले, प्रयासरत रहेगा। ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई हुआ करता है, प्राय ये छोटा होता है।
ये स्थिति यहाँ केतु और शनि से बनती है, वो बृहस्पति और शनि से बनती है। फिर केतु की दृष्टि भी नवम यहीं आती है, इसलिए शनि और केतु बृहस्पति और केतु की मिलकर के इस भाव पर दृष्टि मध्यम फलकारी हो जाती है, हानिकारक तो नहीं होती। लेकिन क्योंकि बृहस्पति पर और केतु पर दोनों पर शनि का प्रभाव है, सप्तम दृष्टि से राहु का भी प्रभाव है, इसलिए इस भाव से प्राप्त होने वाले फल मध्यम होंगे। भाई से मतभेद होंगे, लाभ प्रभावित होंगे। ये स्थिति यहाँ बनती है। फिर सामने बैठा सूर्य नवम भाव का जब देखता है और नवम भाव में उसके शत्रु की राशि है, शनि की राशि है मकर राशि, अच्छी नहीं है। यहाँ सूर्य की दृष्टि, साथ में राहु पर सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं है, विनाशकारी है। व्यक्ति को घुमक्कड़ बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से भी अलग हो जाया करता है, बचपन में ही अलग हो जाया करता अपने पिता से। कारण कोई भी बने, भले ही पिता ऊपर जाए या पुत्र ऊपर जाए, ये इस प्रकार की स्थिति यहां बनती है। राहु पंचम भाव से यहां पंचम दृष्टि से लग्न को देखता है, नवम भाव से पंचम भाव को देखता है। अकेला राहु यहाँ इस कुंडली को पूरी तरह विकृत करने के लिए, इस व्यक्ति के कर्म भाग्य और जीविका को विकृत करने के लिए पर्याप्त है। अच्छी कुंडली नहीं होगी इस प्रकार के योग की। बीमारियां, संकट, जेल तक हो सकती है। इस प्रकार की कुंडली ये है, अच्छी स्थिति ये नहीं बनती। संतान तो शायद ही मिले, क्योंकि तीसरी दृष्टि से शनि यहाँ देखता है, नवम दृष्टि से यहाँ राहु देखता है। पूरा प्रभावी शनि है। ऐसी स्थिति इस प्रकार इन चार ग्रहों की एक साथ होकर के होगी। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और आसानी से नहीं मिलेगा। जितना मिलेगा उससे 2 गुना खो जाएगा। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। जटिल स्थिति का लेसन है, इसलिए एक भाव में ही पूरा लेसन पूर्ण हो जाता है। आशा है आपको ये भाव वर्णन भाया होगा। यदि भाया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर मिलते रहें। प्रणाम।